आज के ड्राइव मुरादाबाद टू नैनीताल नाम पहले ही सिंपल लगे, लेकिन जो झेला, जो देखा, वो सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉग नहीं, एक रियल एक्सपीरियंस था। सबसे पहले बात करते हैं हिल्स ड्राइव की, यानी घुमावदार रोड नहीं। ये एक टेस्ट है आपकी ड्राइविंग का, पेशेंस का और अंडरस्टैंडिंग का। आज मौसम क्लियर है, लेकिन कल रात यहाँ जमकर बारिश हुई थी और शायद इसी वजह से आज सब कुछ क्लियर है, रोड भी और सोच भी। लेकिन याद रखना, ये अभी क्लाउड सारी आपकी गाड़ी के नीचे है। अब कब आपकी गाड़ी के सामने आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और बारिश में ये रोड किलर बन जाती है। अगर कार शांति से चलाई तो आप जीत जाओगे, वरना ये रोड और ये खाई सीधा एंड तक ले जाएगी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो जंगल के बीच एक एलिफेंट का पूरा झुंड मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। शॉक मुझे बहुत लगा था, लेकिन सेफली उन लोगों ने रोड को क्रॉस कर दिया था बिना मुझे नुकसान पहुंचाए। पर ये एरिया कॉर्बेट बफर जोन से मिलता जुलता है, तो मतलब कभी भी कोई भी जानवर आपकी गाड़ी के सामने आ जाएगा, और वाइल्ड लाइफ का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। कभी भी कुछ भी सामने आपके नज़र आ जाता है। और अभी का सीन बिल्कुल शांत, खाली रोड, कम लोग, कम ट्रैफिक, क्योंकि सारा क्राउड अभी हरिद्वार और मनाली की तरफ चला गया है। यहाँ सुकून है, जंगल की कंध है और नेचर का रॉ विजन। अब एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने जाऊँगा, बस थोड़ी सी देर में। जैसे जैसे आप थोड़ी सी ऊपर बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चाय की, मैगी की और खाने पीने के स्टॉल्स नज़र आएंगे, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को लगा के कुछ भी खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पर आप एक सब चीज़ें खा रहे हैं या फिर मज़े ले रहे हैं, तो उस चीज़ को गंदा करने की बिल्कुल भी मत सोचना। मोस्टली लोगों ने यही आजकल पैटर्न बना रखा है कि जहाँ पर खाओ बस उसी को गंदा करके चले आओ, क्योंकि उनको उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन भाई, ये नेचर और ये जंगल, उसकी ब्यूटी यानी कि उस साफ़ सफाई से ही है जो कि प्रकृति ने उसको दी है। और इस चीज़ को अगर हम गंदा करेंगे तो वो कभी भी उस तरह से नज़र नहीं आएगी जिस तरह से उस चीज़ को हम पाना चाहते हैं। कहते हैं कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा खतरनाक रोड नैनीताल रोड है। अगर आपने यहाँ पे ड्राइव कर ली तो आप जिंदा वापस घर चले जाओगे। अगर सही से नहीं की तो खाई आपका दोस्त बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पीछे हुए एक्सीडेंट की। अभी मैंने देखा कि एक गाड़ी खाई के बिल्कुल नीचे पड़ी थी, जिसको देख के लग रहा था कि इसमें जितने सारे पैसेंजर होंगे कोई ना कोई शायद ही बिना इंजर हुए हुए निकला होगा, क्योंकि कार जिस तरह से हालात में दिख रही थी उससे तो यही लग रहा था कि बहुत डेंजर एक्सीडेंट था और बहुत सारी इंजरी भी हुई होगी। तो अगर आप भी इस हिल्स पे आ रहे हो तो इस हिल्स को मज़े में मत लो। कार की स्पीड उतनी ही तेज रखो जितनी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी कार की स्पीड कंट्रोल में नहीं आई तो आपकी जान तो जाएगी, लेकिन जितने यात्री आपके साथ कार में बैठे होंगे आपके भरोसे, वो भी बेचारे बेफिजूल में अपनी जान गंवा बैठेंगे। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी साफ होता है तो कभी अचानक से बारिश में सब कुछ बहा ले जाता है। ये रोड थ्रिल भी हो जाती है और सबक भी। अब आते हैं एक मेन पॉइंट पे। नैनीताल पहुंचने से एक रात पहले एक सलून में डिस्कशन चल रहा था। अचानक से मैं भी वहां पे पहुंच गया था। टॉपिक इतना सीरियस था कि जिसको सुनने के बाद मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन हो नहीं पाया। टॉपिक ऐसा था कि जिसमें एक नैनीताल में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिससे आप सब रूबरू होगे। एक बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी लड़की के साथ बहुत गलत किया था। मैं बहुत देर तक नैनीताल में आग की तरह फैल रहा था। काफ़ी दिन तक यहाँ प्रोटेस्ट भी हुआ, दुकानें भी बंद, मार्केट भी बंद, ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद ये मामला बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, जैसे कि कुछ यहाँ पर हुआ ही ना हो। मैं भी उसी दुकान में चला गया और काफ़ी देर तक उनकी बातें सुनता रहा। फिर मेरा नंबर आया और मैं उस चेयर पे बैठ गया और मैंने आँख बंद करके शेविंग का मज़ा लिया। शेविंग करते करते बस वो लोग यही बोल रहे थे और मेरे कानों में यही गूंज रहा था कि वो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, उसकी इतनी बड़ी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो इंसान कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उस लड़की ने ही ऐसा किया होगा। कुल मिला के सारा का सारा केस उस लड़की पे ही डाल रहे थे।
जो वो माइनर थी और छोटी सी उम्र की थी। ये सब सुनने के बाद मुझसे भी रहा नहीं गया और बस मैंने आँख बंद करते करते बस यही बोला कि भाई अगर जितना तुम बोल रहे हो, क्या आप लोग सच में उस घटना पे मौजूद थे जो आप लोग उसका पक्ष ले रहे हो? और दूसरी बात, अगर ये तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता तब तुम यही सोच रखते? बस मेरा इतना बोलने के बाद मेरी ये बात उस सलून वाले के कानों में नहीं, दिल पे असर कर गई और उसने मेरी लिप्स के नीचे एक छोटा सा कट मार दिया, जिससे कि मुझे फील हुआ कि यार कुछ चुभा तो सही। और जैसे ही मैंने आँख खोली तो देखा बहुत सारा ब्लड मेरे लिप्स के पास से बहता हुआ मेरी गर्दन पे जाके गिर रहा था। और वो भागता हुआ बाहर की साइड गया और एक टॉवल टाइप का कुछ लेके आया और उसने मेरे थोड़ी पे लगा दिया, और जिससे कि ब्लड रुक नहीं रहा था। और फिर मैंने बोला भैया आपका निशाना ना बहुत चूक है, क्योंकि आपको गर्दन के नीचे वार करना चाहिए था जिससे कि आप जीत सकते थे, लेकिन आपने गर्दन के ऊपर वार किया, आप थोड़े से कच्चे हो। उसने बोला नहीं भैया मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आपको लग रहा है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं भैया आपने जानबूझ के ही किया है, क्योंकि जो डिस्कशन चल रहा था शायद उसको सुनने के बाद आप हर्ट हो गए हो। लेकिन आप खुद सोचो, जब आप इतना हर्ट हुए होगे तो उस लड़की पे क्या बीती होगी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। वेल, इस टॉपिक को मैं एंड करता हूँ। और फिर मैंने जो बाहर पुलिस वाला खड़ा था, फिर मैंने उसको बुलाया और मैंने बोला भैया देखो इन्होंने ना क्या किया है, अभी एक डिस्कशन चल रहा था ने तो उसने बोला भैया ये बातें मत किया करो, यहाँ पे बहुत सेंसिटिव बातें हैं, अभी आपको नहीं पता यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था, तो इन चीज़ों को दबाओ यार, आप टूरिस्ट हो, आप यहाँ के लोगों का सपोर्ट कीजिए। तो मैंने उन पुलिस वाले की बात सुनी तो फिर मुझे फील हुआ कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं होने का, क्योंकि ये खुद लोकल है और ये सामने वाला बंदा भी लोकल है, तो लोकल की ही हेल्प करेगा, मेरे टूरिस्ट जैसे आदमी की हेल्प नहीं करेगा। फिर उसने ये भी बोला, मैंने बोला कि चलिए ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं आप इनसे पूछिए ना इसने क्या करा है। तो उन लोगों ने भी उसी बंदे का साथ दिया और उन्होंने ये बोला कि आप अभी इस मैटर पे एक्शन नहीं ले सकते, रिजल्ट नहीं निकाल सकते कि वो आदमी दोषी है या फिर वो लड़की दोषी है, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में है। तो आप टूरिस्ट हो, यहाँ पे घूमो फिरो और वापस अपने घर चले जाओ शांति से, क्योंकि यहाँ का वातावरण वैसे ही आपको पता है कैसा है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है जैसा भी है। फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, मेरी सारे जितने एविडेंस हैं वो अभी मेरे कैमरे में रिकॉर्ड तो हो गए, मैं अभी होटल जाके सारी फुटेज यूट्यूब पे डाल दूंगा, और जिससे कि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी कि यहाँ का माहौल कैसा है और पहाड़ पे जो दिखता है वो होता नहीं है। फिर मैं अपने होटल गया और मैंने सारी फुटेज ट्रांसफ़र की अपने मैकबुक में और हॉट डिनर के लिए चला गया। बस गलती ये हो गई कि मैं उन सारी फुटेज को सेव नहीं कर पाया। फिर मैं वापस आया और फिर मैंने देखा कि चलिए मैं देखता हूँ कि क्या क्या कन्वर्सेशन थी और क्या क्या कन्वर्सेशन मेरे को अपलोड करनी चाहिए जिससे कि मेरे को भी प्रॉब्लम ना हो। देखा तो यार सब कुछ मैसी हुआ पड़ा था, कुछ भी सेफ ही नहीं हुआ, जिससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। तो यह है कहानी यहाँ के लोकल्स की। अगर आप भी किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो तो वहाँ पर आप ये मत सोचो कि आप कोई भी, यानी कि आपके पीछे अगर कुछ पंगा होता है तो हमेशा वहाँ का लोकल ही जीतेगा। आपके जीतने के चांस बहुत कम है। आपको पुलिस वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लोकल्स भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बेटर है कि बस ऐसे मामलों में कभी भी उलझना मत। यह है यूट्यूब की रियलिटी। जो दिख रहा है उसके पीछे कितना कुछ छुपा हुआ है वो कोई नहीं जानता। एक और बात बताना भूल गया, यूट्यूब को हल्के में मत लो, ये नॉर्मल लाइफ से कहीं आगे है। और इसी असर से लोग बदलते हैं। अगर इस पावर को समझना है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। और यूट्यूब की अर्निंग तो इतनी है कि आप लेते लेते थक जाओगे, यूट्यूब देते देते नहीं। ये सब होने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश किया जाए भगवान के दर्शन के लिए, और मैं निकला सुबह ही सुबह नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी लाइफ को और मेरी ज़िंदगी के लिए भी, क्योंकि इससे पहले भी मैं इस फेस को फेस कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर दोबारा से करूँगा ये मैंने सोचा नहीं था। मैं बस थोड़ी सी आगे ही बढ़ा था
और बहुत सारे जाम से मेरा सामना हुआ। मैंने सोचा कि ठीक है, अब आ गए तो पीछे मुड़ना ठीक नहीं है, और मैं आगे बढ़ता रहा। थोड़ी सी दूर और चला और फिर चलने के बाद मेरी कार का इंजन 4 घंटे के लिए बंद हो गया। सोच तो रहा था कि बस मैं कहाँ फंस गया। अगर थोड़ा सा भी मेरे को स्पेस मिलता तो मैं यूटर्न लेके वापस चला जाता। मेरे लिए दर्शन इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि जो ट्रैफिक और जो शोर शराबा हो रहा था, मुझे एक पीस चाहिए था जो उस भीड़ में मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी सी दूर और चले 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 और जाके एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ से सिर्फ मंदिर 4 किलोमीटर दूर ही रह गया था। फिर पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी को साइड में लगवाया और बोले, अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ी करो और लोकल टैक्सी से मंदिर की ओर चले जाओ। ये सुन के मेरे को बहुत अजीब सा फील हुआ। लोकल टैक्सी को मैं क्यों लूँ भाई, जब मैं अपनी कार लेके आया हूँ। ये पैतरा उनका चल रहा है क्योंकि शायद उनके रूल्स हैं, उनका स्टेट है, उनका पहाड़ है। ये सुनने के बाद मैंने बाबा से माफ़ी मांगी और हाथ जोड़े और गाड़ी में बैठ के यूटर्न लिया और वापस अपने घर की तरफ निकल गए। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं और अपने मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो आप बेशक मीनिंग करोली बाबा के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता 20 सेकंड के दर्शन के लिए उस खतरनाक से ट्रैफिक में फंसे जिसमें सिर्फ आपको हेल्थ इश्यूज ही मिलेंगे। तो बेटर होगा कि आप अपने घर पे भी दर्शन कर सकते हैं, मन की आंखों में भी दर्शन कर सकते हैं। कहानी को अब यहीं एंड करेंगे। नैनीताल एक सपना है, पर ये सपना तभी अच्छा लगता है जब आप इसे रेस्पेक्ट दे सकें, नेचर को डिस्टर्ब ना करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, लोकल्स लोगों से अच्छे से पेश आएं, और सबसे अच्छी ज़रूरी बात, पीछे सिर्फ यादें छोड़ी, कचरा नहीं। अगर आप नैनीताल आना चाहते हैं, आइए, बेशक आइए, पर सोच समझ कर, क्योंकि ये जगह आपको बहुत कुछ दे भी सकती है और आपसे बहुत कुछ ले भी सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन, गुड नाइट।